नमस्कार दोस्तों। एक हफ़्ता बाद मिल रहा हूँ। सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और दूसरी तरफ आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। राष्ट्रीय खेल दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं कुमार सौंदर्य KSS राजू सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जैसे टेबल टेनिस में बहुत ही जश्न का माहौल है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हमें जश्न मनाने का मौका दिया भावना पटेल ने। टेबल टेनिस का एक रजत पदक आया और पैरा ओलंपिक के 2 पदक आए, लगभग 3 पदक आज रजत पदक आए। इसके लिए भावना पटेल को, विनोद को ढेर सारी बधाइयाँ। और इसी सिलसिले में चूँकि एक हफ़्ते का गैप था, एक हफ़्ते से मैं था नहीं, तो मुझे लगा कि आज आपसे मिलना चाहिए। तो जी एक बार पुनः आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हिंदी व्याकरण में बहुत से टॉपिक अभी गए नहीं आपके पास, तो इसमें आज हम आपके सामने शब्द, जिसको आप अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं, उसी शब्द के बारे में, शब्द जो होता है, आप इसके पहले आप एक चीज़ जानिए। वह शब्दों की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। ध्वनि, ध्वनि से बनते हैं वर्ण, वर्ण से बनते हैं शब्द, वर्ण से बनते हैं अक्षर, और अक्षर से बनते हैं शब्द। तो मैंने अभी वर्ण भी नहीं किया है, आपको ध्वनि भी मैंने नहीं बताई है, लेकिन ध्वनि के बारे में वो बहुत मौलिक, यानी ध्वनि है, शोर है, आवाज़ है, और उसी से हमारा बनता है वर्ण। वर्ण से अक्षर बन जाता है और अक्षर से शब्द बनता है। तो फिर हम लोग इसको भी देखेंगे। आज हम आपके सामने शब्द लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे ये क्वेश्चन पूछा है कई बार मैट्रिक की परीक्षाओं में कि शब्द के सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका ऑप्शन होगा ध्वनि। अगर ध्वनि नहीं होगा तो वर्ण होगा, और वर्ण अगर नहीं होगा तो अक्षर होगा। और अगर ये तीनों अगर मल्टीपल चॉइस में आपको मिलता है, तो वैसी स्थिति में आप ध्वनि देंगे। तो शब्द से पहला जो क्वेश्चन बनने वाला होता है वो होता है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप सीधा याद रखिए ध्वनि है। अब सवाल उठता है कि ध्वनि हम लोग, ये शब्द हम लोग कहते किसको हैं? शब्द है क्या कि वर्णों का जो सार्थक मेल होता है, वर्णों का जो सार्थक मेल होता है उसे हम लोग, वर्णों का सार्थक मेल जो होता है उसे हम लोग शब्द कहते हैं। यानी सार्थक वर्ण संग्रह, वर्णों का ऐसा मेल जिसका अर्थ हो, जिसका अर्थ हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। शब्द को कई आधार पर बांटा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, वर्गों के, शब्दों का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर 2 ही भेद होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द, सार्थक
देखिए यही है उसकी परिभाषा। स्वमनसात अर्थ मन अर्थ, जिसका अर्थ हो ऐसे शब्द को हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिसके अर्थ हों उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिसका अर्थ हो या ऐसे शब्द जिसके अर्थ हों उसे सार्थक शब्द कहते हैं, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आप विद्यालय लीजिए, इसका अर्थ है विद्या के लिए आलय, आलय का मतलब घर, या देवालय कहिए, इसका अर्थ है नेत्र कहिए। ये सब जिसका अर्थ होगा उसको हम लोग सार्थक शब्द की श्रेणी में रखेंगे। दूसरा जो होता है निरर्थक शब्द। निरर्थक ऐसे शब्द, इसी को निरर्थक, जिस शब्द का कोई अर्थ ही ना हो। लेकिन हिंदी जगत में ऐसे बहुत से निरर्थक शब्द हैं जिसके प्रयोग यानी होते हैं, धड़ल्ले से होते हैं। ऐसे शब्द जिसका वास्तव में कोई अर्थ होता ही नहीं, लेकिन ये प्रयुक्त होता है जरूर। ऐसे शब्द जिसके अर्थ नहीं होते, लेकिन हिंदी जगत में उसका प्रयोग होता है। ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द। जैसे हम लोग यूज करते हैं टें टें, पौ पौ, ये सारे शब्द अगर वास्तविक रूप से पूछा जाए कि आपका बताइए कि टें टें का क्या अर्थ है, इसका वास्तविक कोई अर्थ होता नहीं। फिर भी हम लोग इसके बारे में हम लोग इतना ही जानते हैं कि इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि बहुत टें टें करता है, बहुत पौ पौ करता है, गाड़ी पपिया रही है, इस टाइप के बहुत से ऐसे शब्द आते हैं जिसका प्रयोग होता है लेकिन वास्तव में उसका कोई अर्थ नहीं होता है। दूसरा है, ये तो अर्थ के आधार पर था, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। दूसरा जो है, दूसरा ये देखिए, दूसरा आधार जो है वो है रचना, बनावट और व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर रचना, बनावट एवं व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद। आधार पर शब्द के तीन भेद। रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद कौन सब हैं ये देखिए। एक है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिन्हें खंडित करने के बाद दोनों खंड अर्थहीन हो। ऐसे शब्द जिन्हें खंडित करने के बाद, लिख लीजिए, ऐसे शब्द जिन्हें खंडित करने के बाद दोनों खंड अर्थहीन हो, ऐसे शब्द को हम लोग कहेंगे रूढ़ शब्द। जैसे मान लीजिए कि रात है, इसको अगर खंडित करें रा जोड़ तो,
इसका कोई अर्थ नहीं है। बात है, बा और तो दोनों खंड का कोई अर्थ नहीं। ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। ऐसे शब्द जिसे खंडित करने के बाद दोनों खंड अर्थहीन हो जाए, अर्थहीन हो, उसे हम लोग रूढ़ शब्द कहेंगे। दूसरा देखिए यौगिक। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जिन्हें खंडित करने के बाद दोनों खंड के अर्थ हों। ऐसे शब्द जिन्हें खंडित करने के बाद दोनों खंडों के अर्थ हों, उसे क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे अभी कुछ देर पहले हम लोग देखे थे विद्यालय, ये दो शब्दों के योग से बना है। विद्या जोड़ आलय। आलय का मतलब होता है घर, विद्या का मतलब होता है विद्या। विद्या के लिए घर। तो ये देखिए दोनों का अर्थ है, विद्या का भी अर्थ है, आलय का भी अर्थ है। उसी तरह जैसे शयन कक्ष, शयन कक्ष, शयन के लिए कक्ष। उसी तरह आप देवालय कीजिए, देव के लिए आलय, देव का घर। तो यहाँ पर क्या है? दोनों खंड का अर्थ है। जब दोनों खंड के अर्थ हों तो आँख कान मूंद करके वो होगा यौगिक शब्द। और तीसरा जो टर्म है वो है योग रूढ़ का। योग रूढ़, ये देखिए ये एक यौगिक शब्द ही है, ये कोई अलग से शब्द आए नहीं है। मूल रूप से यह यौगिक शब्द ही है। लेकिन अब इस यौगिक शब्द, इसको योग रूढ़ बनने के लिए क्या करना होता है कि ऐसे यौगिक शब्द जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे, ऐसे यौगिक शब्द जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे, उसे क्या कहेंगे? योग रूढ़। अब देखिए उसका एक उदाहरण आप देखिए। जैसे हम लोग करें पंकज, पंख जोड़ जौ। पंख का मतलब होता है कीचड़, जौ का मतलब होता है जन्म लेना। कीचड़ में जन्म लेने वाला, इसका अर्थ यही हो जाता है कमल। विशेष अर्थ ग्रहण कर लिया। उसी तरह नीरज है, देख, नीर जौ, नीर का मतलब जल, जौ का मतलब जन्म लेना। पानी में जन्म लेने वाला, यह भी होगा कमल। तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ के है ऐसे शब्द जिसे खंडित करने के बाद दोनों खंड अर्थहीन हों। यौगिक के वैसे शब्द खंड, वैसे शब्द जिसको खंडित करने के बाद दोनों खंड के अलग अलग अर्थ हों। और तीसरा था योग रूढ़, ऐसे यौगिक शब्द जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे, उसे हम लोग योग रूढ़ शब्द कहते हैं। और अब एक है उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद: तत्सम,
दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के मूल रूप को, संस्कृत के जो मौलिक शब्द होते हैं उसे आप तत्सम शब्द कहते हैं। तो सीधा आप यह भी कह सकते हैं कि संस्कृत के शब्द तत्सम होते हैं, तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत में जितने भी शब्द प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे नेत्र, नेत्र का मतलब आँख। जैसे पर्वत, पर्वत का हम लोग इस्तेमाल करते हैं पहाड़। यही शब्द हो जाते हैं आपके तद्भव। उसी तरह जैसे मयूर है, मयूर तत्सम शब्द है, ऐसी का हम लोग बनाते हैं मोर। तो संस्कृत के शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के जो भी शब्द होंगे वे तत्सम होंगे। जैसे हम लोग पुस्तक करते हैं, पुस्तक संस्कृत शब्द है। दिवस करते हैं, दिवस संस्कृत शब्द है। तो संस्कृत के जितने भी शब्द प्रयुक्त होते हैं, चूँकि आप लोग संस्कृत विषय भी पढ़ते हैं, 100 अंक का होता है, तो उसमें जितने भी शब्द प्रयुक्त हुए हैं याद रखिएगा, संस्कृत में कभी उर्दू कभी हिंदी शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वन अगर हम लोग करते हैं तो ये वन संस्कृत शब्द है। हम लोग भले इसका जंगल करते हैं, हालांकि अगर ज्योग्राफी में चलिएगा तो इस दोनों में भी अंतर। वन होता है जो हम लोग लगाते हैं और जंगल जो होता है वो प्राकृतिक रूप से उपजता है, बनता है। तो दूसरा ये तद्भव। तद्भव आप कहते हैं संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को, यानी तत्सम के बिगड़े हुए रूप। संस्कृत के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। देख लीजिए, जैसे हम लोग कभी अभी आए थे, आँख, पहाड़, उधर मोर, ये सारे शब्द जो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप थे वही। उसके बाद आता है देशज। ये स्थानीय भाषा से व्युत्पन्न शब्द होता है। ऐसे देश का अर्थ देश, जो का मतलब जन्मने वाला, यानी देश के अंदर जन्मने वाला। ऐसे शब्द को आप आंचलिक शब्द भी कह सकते हैं, जो अंचल विशेष के शब्द होते हैं, क्षेत्र विशेष के। जैसे देशज है तो देशज यानी क्षेत्र विशेष से जन्मी हुई भाषा शब्द को, जन्मे हुए शब्द को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। या ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति देश में हुई, ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति, ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति देश में हुई। देश में हुई। जैसे हम लोग करते हैं दिया, दिया हम लोग वो दीपक को कहते हैं। उसके बाद अंगिया, जिसको आप ब्लाउज कहते हैं, डोरी, लोटा,
फुनगी, ऐसे शब्द जो अपने ही क्षेत्र में इस्तेमाल। अब विदेश में जाइएगा और वहाँ कहिएगा कि लोटा, एक लोटा पानी दो, तो लोटा तो वो समझेगा नहीं, वो पूछेगा आपसे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लोटा, तो लोटा होगा नहीं, वो अपने इधर का शब्द है ये, इसलिए ये हमारे हिंदुस्तान में चलता है। डोरी, जिसको आप रस्सी कहते हैं, अंगिया, जिसको आप ब्लाउज कहते हैं, हालांकि इसकी हिंदी होती है कंचुकी, कंचुकी। जैसे आप फणीश्वर नाथ रेणु के कहानियों को आप अगर पढ़ेंगे, फणीश्वर नाथ रेणु हो गए, शिव पूजन सहाय हो गए, तो इन लोगों की जो कहानियों में आंचलिक शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग है। जैसे हम लोग कहेंगे गाय के गले में जो घंटी थी वो टुनुर टुनुर बज रही, तो टुनुर टुनुर कोई शब्द अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर सोचिएगा तो ये आपको वहाँ के लोग हो सकता है नहीं भी जाने, लेकिन ये क्षेत्र विशेष के शब्द होते हैं। तो इसलिए दिया, अंगिया, डोरी, लोटा, फुनगी। उसी तरह अब आइए विदेशा शब्द, ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति विदेश में हुई। यही परिभाषा है, जिसकी उत्पत्ति देश में हुई तो देशज, जिसकी उत्पत्ति विदेश में हुई तो विदेशज। ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति विदेश में हुई, विदेश में हुए हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? विदेशा शब्द कहेंगे। तो विदेशा शब्द में देखिए, आप यहाँ आइए, विदेशा शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। ये सिंपल, आप ये कलम देख रहे हैं, कलम, कलम आपका फारसी शब्द है, हम लोग हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी अगर हिंदी कोई पूछ दे तो लेखनी होता है। उसी तरह आप स्कूल का भी प्रयोग करते हैं, कॉलेज का प्रयोग करते हैं, कॉलेज, और भी हैं, अस्पताल है, अस्पताल आपका उर्दू शब्द है, फारसी शब्द है। अस्पताल का अर्थ हम लोगों का होता है चिकित्सालय। हॉस्पिटल भी आप इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, हॉस्पिटल, ये सब विदेशी शब्द हैं। विदेश के जो भी शब्द होंगे, जैसे हम लोग स्टेशन करते हैं, ये नहीं होगा स्टेशन, तो हम लोग अंग्रेजी शब्द है, ये अंग्रेजी शब्द को हम लोग हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे शब्द जिसको आप विदेशी भाषाओं से लिए हैं, जैसे रिक्शा लेते हैं आप, रिक्शा, ये रिक्शा जापानी शब्द होता है, जापानी शब्द। जापानी शब्द उसको हम लोग ऐसे तो बोल नहीं सकते हैं कि पद चालित त्रिचक्रियान, तो वो हिंदी हो जाएगी रिक्शा का। जैसे हम लोग टेम्पू बोलते हैं, तो टेम्पू की हिंदी क्या है? टेम्पू की हिंदी है मोटर चालित त्रिचक्रियान। साइकिल है, तो साइकिल का साइकिल ही हम लोग करते हैं, साइकिल। साइकिल का है पद चालित द्विचक्रियान। मोटरसाइकिल है तो मोटर चालित द्विचक्रियान, दो चक्के से चलने वाली गाड़ी। तो जो बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसको हिंदी में हम लोग वो विदेशी शब्द को ही हूबहू उतार देते हैं, ऐसे शब्द को हम लोग विदेशा शब्द कहते हैं। हालांकि अब ये जो चौथा ये था, ये चार ही प्रकार होता है, लेकिन कभी कभी अब कुछ नए शब्द आ गए हैं। जैसे इसको आप देखिए, शंकर शब्द, शंकर, यहाँ देखिए शंकर का तालब शौनस्वार कौरव, शंकर ये शिव होता है। हालांकि अध्यात्म ये इस दोनों में भी अंतर है। शिव होता है जिसमें ये निराकार होता है, ये सूक्ष्म बिंदु होता है, और शंकर साकार होता है, ये स्वशरीर होता है। तो वो लेकिन पर्यायवाची शब्द में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो शंकर का मतलब शिव होता है,
और एक दंत सो अनुस्वार कौरव शंकर। शंकर का मतलब होता है क्या? हाइब्रिड जिसको आप कहते हैं, दोगला जिसको कहते हैं। ऐसे शब्द भी हैं जो दो शब्दों के, दो देशों के शब्दों के योग से बन जाते हैं, ऐसे भी शब्द होते हैं। जैसे टिकट घर इस्तेमाल करते हैं। जेल यात्रा, यात्रा हिंदी शब्द संस्कृत शब्द है और जेल अंग्रेजी शब्द है। इसी तरह जैसे हाफ कुर्ता, हाफ कुर्ता, ये हाफ अंग्रेजी शब्द है और एक हिंदी शब्द है। दोनों मिला देते हैं तो वैसे शब्द को हम लोग संकर शब्द कहते हैं। यही है हम लोगों का शब्दों का वर्गीकरण। एक वर्गीकरण और है जिसे आपको भी जानना चाहिए, और वो है व्युत्पत्ति के आधार पर, ये रूपांतरण के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं, विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिसका रूप लिंग, वचन एवं पुरुष के आधार पर बदल जाते हैं। ऐसे शब्द जिसके रूप, ऐसे शब्द जिसके रूप लिंग, वचन एवं लिंग, वचन एवं पुरुष के आधार पर, पुरुष के आधार पर बदल जाते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे? विकारी शब्द। जैसे आप मनुष्य लिखिए, एक है तो एक लिखते हैं मनुष्य, और ढेर हैं तो मनुष्यों लिखते हैं। तो लिंग के आधार पर बदल गया। जैसे हम लोग दरवाज़ा लिखते हैं, ढेर है तो दरवाजे, बदल गए। कुर्सी है तो ढेर है तो कुर्सियां हम लोग करते हैं। रीति है तो रीतियां करते हैं। तो ऐसे शब्द जिसके रूप बदल जाएं तो उसको हम लोग विकारी शब्द कहें। ऐसे शब्द जिसके रूप बदल जाएं उसको हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। और दूसरा है कौन? ये ख नंबर में अविकारी। ऐसे शब्द जिसके रूप लिंग, वचन एवं पुरुष के आधार पर नहीं बदलते। ऐसे शब्द जिसके रूप लिंग, वचन एवं पुरुष के आधार पर नहीं बदलते, ऐसे शब्द को हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे है जब, तब, क्योंकि, क्यों। ऐसे शब्द जिसके रूप लिंग, वचन, पुरुष के आधार पर नहीं बदलते हैं। अगर जब एक लड़का आएगा और जब 15 लड़के आएंगे, जब का रूप जस का तस रहता है, तब का रूप जस का तस रहता है। ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो ये रहा आज का यानी शब्द खंड था हम लोगों का। तो पहला जो हम लोगों का आया कि अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद थे।
शब्द के आधार पर दो भेद थे, ये अर्थ के आधार पर, एक थे सार्थक और दूसरा था निरर्थक। दूसरा था रचना, बनावट एवं व्युत्पत्ति के आधार पर, उसके 3 भेद थे, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उसके बाद थे उत्पत्ति के आधार पर, हम लोग हालांकि 5 भेद पढ़े थे लेकिन 4 ही याद रखने हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और एक था रूपांतरण के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।